साल 1957 में प्रधानमंत्री नेहरू आर्मी चीफ जनरल थमैया के ऑफिस का दौरा कर रहे थे। उन्होंने उनकी मेज के पीछे एक स्टील की कैबिनेट देखी और जनरल से पूछा कि आखिर इसमें क्या है। जनरल ने जवाब दिया कि सबसे ऊपर वाले कोने में देश की सिक्योरिटी की योजनाएं हैं और बीच वाले में आर्मी के जनरलों की गोपनीय फाइल है। तब नेहरू ने पूछा कि आखिर तीसरी दराज में क्या है। इस पर जनरल थमैया ने हंस के जवाब दिया और बताया कि इसमें आपके खिलाफ सैन्य तख्तापलट की गुप्त योजनाएं हैं। नेहरू हंसे, लेकिन उनकी इस हंसी में कहीं न कहीं घबराहट भी थी और यह घबराहट लाजमी भी थी, क्योंकि इसी समय पर पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट भी हुआ था। सैन्य तख्तापलट या मिलिट्री कू एशिया और अफ्रीका के देशों में कॉलोनियल शासन के खत्म होने के बाद एक आम बात हो चुकी थी। यही हाल आज भारत के आसपास के या पड़ोसी देशों के साथ भी देखा जा सकता है। लेकिन भारत में 1950 या 60 के दशक के बाद सैन्य शासन की तानाशाही कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाई। वहीं जबकि पाकिस्तान, जो कि कभी भारत का ही एक हिस्सा था, आज तक वहां पर 3 बार से भी ज्यादा मिलिट्री शासन लग चुका है। लेकिन 2023 में आई अमेरिकन थिंक टैंक PEW के रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 50% से भी अधिक लोग या तो मिलिट्री रूल या फिर ऑथोरिटेरियन रूल को पसंद करते हैं। इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे और इसके साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर आज तक कभी भी भारत में मिलिट्री शासन लागू क्यों नहीं हुआ। इसलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। कहा जाता है कि संविधान ही किसी भी देश का DNA होता है। जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था तो इस समय भारत के नेताओं ने हर एक आम आदमी के बारे में सोचा और एक आम आदमी को सोचते हुए संविधान का निर्माण करवाया गया। जबकि वहीं पाकिस्तान के आजाद होने के बाद पाकिस्तान के संविधान के निर्माण में करीब 6 से भी अधिक सालों का समय लगा और इसी बीच पाकिस्तान के कैदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का भी निधन हो गया, जिस कारण से सत्ता ब्यूरोक्रेट के हाथों में चली गई। और इसी बीच साल 1950 के दशक में लाहौर में दंगे भड़के थे और ये दंगे बढ़ते ही चले गए, लेकिन सिविल अधिकारी उन्हें नियंत्रण करने में असमर्थ थे। अंत में सेना को बुलाया गया और उसने तुरंत ही दंगों को दबा दिया। लेकिन इसके बाद आर्मी जनरल ने एक चाल चली। उसने अपने सैनिकों को बैराक में वापस भेजने से पहले कुछ दिनों का समय मांगा। उन कुछ दिनों में सेना ने शहर की सफाई करी, सार्वजनिक इमारतों की रंगाई, सड़कों की मरम्मत और पेड़ लगाने का काम शुरू करा। फिर इन सभी कामों को समय से पहले पूरा करने के बाद सेना चुपचाप वापस चले गई, जिससे लाहौर एक सैन्य छावनी की तरह साफ और सुव्यवस्थित दिखने लगा। इससे जनता के बीच सेना को बहुत ज्यादा सम्मान मिला और इसने कुछ ही दिनों में शहर में वह सब कुछ कर दिखाया जो सिविल प्रशासन वर्षों से करने में विफल रहा था, जिस कारण से पाकिस्तान की जनता का भरोसा सरकार से शुरुआत से ही हट गया। और इसी बीच वहीं पाकिस्तान की आर्मी एक ग्लोरीफाई और नेशनलिस्ट इंस्टीट्यूशन के रूप में आगे उभर कर आई, जिस कारण से जनता का ज्यादा झुकाव आर्मी की तरफ हुआ। इसलिए जब साल 1958 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल ने देश में राजनीतिक अराजकता की स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मार्शल लॉ की घोषणा करी और सेना को बुलाया, तो जनता इससे काफी ज्यादा खुश हुई। वास्तव में उस समय एक कहावत भी चली थी कि पाकिस्तान में अब तो सब माशा अल्लाह ही हो गया है। यहाँ पर माशा अल्लाह का मतलब मार्शल लॉ से था, जिसका मतलब पाकिस्तानी कहना चाहते थे कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन अगले कुछ सालों में ही आर्मी के अंदर ही करप्शन भी शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी का जन्म भी पाकिस्तान की आर्मी की तरह ही हुआ था। ब्रिटिश इंडिया में सेना को एक प्रमुख स्थान प्राप्त था और उस समय पर कमांडर इन चीफ ही डिफेंस मिनिस्टर भी था और वायसरॉय के बाद वह दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद चीजें बदलने लगी। प्रधानमंत्री नेहरू का मानना था कि नए भारत को सेना की भूमिका पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और उन्होंने एक ऐसी नीति शुरू करी जो सेना को हमेशा ही एक सिविलियन अथॉरिटी के अंतर्गत रखे। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहली चीज हुई उसमें से एक यह थी कि 3 मूर्ति भवन, जो कि परंपरागत रूप से सेना प्रमुख का भव्य निवास था, उसे प्रधानमंत्री निवास में कन्वर्ट कर दिया गया। इससे इस बात का स्पष्ट संकेत था कि आखिर ज्यादा पावरफुल कौन है। इसके बाद आर्मी के बजट में कटौतियां शुरू हुई और इसके साथ
साथ ही आर्म्ड फोर्स के ऑफिसरों की पेमेंट भी कम कर दी गई। और जब भारत के पहले सेना प्रमुख फील्ड मार्शल करियप्पा ने सार्वजनिक रूप से सरकार के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की आलोचना करी तो उन्हें तुरंत फटकार लगाई गई और कहा गया कि वे उन मामलों में बिल्कुल भी टांग न अड़ाएं जो उनसे संबंधित नहीं है। इसके साथ ही साल 1958 में हुए पाकिस्तान में कू के बाद एक बार फिर से गवर्नमेंट ने आर्म्ड फोर्स को रीस्ट्रक्चर करने का प्रयास करा। ऐसा ही एक प्रयास साल 1962 में चलाया गया जब डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर कृष्ण मेनन को अपॉइंट करा गया। ये एक पावरफुल लेफ्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल थे। उन्होंने आर्म्ड फोर्स को उसकी जगह पर रखने का प्रयास करा, लेकिन इसके साथ ही इसका खामियाजा भारत को साल 1962 की भारत चीन जंग में देखने को मिला। इसके साथ ही इंडिया में मिलिट्री कू ना होने का एक कारण यह भी है, इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाई आर्मी है। यहाँ पर पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक के हर तबके के सिटीजन आपको नजर आएंगे, जिससे मिलिट्री कू जिसके लिए की यूनिटी चाहिए वह कर पाना मानो इम्पॉसिबल है। इसके साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर कमांड और कंट्रोल पर ध्यान दिया गया। इसके साथ ही सैन्य ऑफिसरों के प्रमोशन और सेना के ऑफिसरों को सार्वजनिक बयानबाजी से रोकने के लिए कड़े नियम लागू करे गए। और आज सबसे बड़ा कारण यह है कि आज हर भारतीय को यह विश्वास है कि अगर सरकार उनके साथ गलत करती है तो उसे पता है कि भारत की न्याय और कानून व्यवस्था उसे न्याय दिलाएगी, जिससे वह कभी भी सैन्य ताकत की तरफ रुख नहीं करेगा। इसलिए जिस देश के आम नागरिक का भरोसा उसकी कानून और न्याय व्यवस्था पर है, वहाँ पर मिलिट्री कू कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए जब साल 2012 में यह कहा गया कि जनरल वीके सिंह की कमांड में कुछ आर्मी की यूनिटें दिल्ली पर कब्जा करने के लिए बढ़ रही हैं, तो लोगों ने इसे बकवास खबर बताया। दोस्तों, अब उस रिपोर्ट की भी बात कर लेते हैं जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में करा था कि कैसे भारत के 52% से भी अधिक लोग या तो मिलिट्री रूल या फिर ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। यह रिपोर्ट PEW जो कि एक अमेरिकन थिंक टैंक है, इसके द्वारा फरवरी 2024 में प्रकाशित की गई थी। 24 देशों में से भारत एक ऐसा पहला देश था जहाँ पर इतने ज्यादा लोग या तो मिलिट्री रूल या फिर ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में इंडोनेशिया था, इसमें टोटल 24 देश थे। लेकिन अब बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान की हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि भारत में इतने लोग या तो मिलिट्री रूल या फिर ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।